हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग अगेन आज बात करने वाले हैं अबाउट द एमसीक्यूज। चैप्टर होगा आपका डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, ये चैप्टर लगभग समाप्त होने को है। तो इस चैप्टर के एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप क्वेश्चन सीखे बारीकी से, और 15 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर रहेंगे और 15 क्वेश्चन बड़े शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इनसे बाहर कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता। ठीक है, और 15 आप यहाँ पे तैयार कर लें। फिर आपको जब हमारे सारे चैप्टर पूरे हो जाएंगे तो आपको मिक्स एमसीक्यूज मैं सेंड करूंगा, है ना। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। और अगर आप पढ़ते जाएंगे, टच में रहेंगे लगातार, तो आप मेरे से ये गारंटी लेकर जाइए कि आपके 20 नंबर के जो एमसीक्यूज होते हैं ना बच्चे, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो आपके फॉर श्योर आएंगे। आपको देखते ही समझ में आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चे, हर क्वेश्चन की सारी बारीकियां आपको पता हो तभी एमसीक्यूज कर पाना पॉसिबल होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि आपको सारी बारीकियां बहुत अच्छे से पता हो। बारीकियां छोटी छोटी आपने नोट डाउन करनी है, याद रखनी है, कैसे कुछ भी करिए आप, बट उनको एटलीस्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन हमारे पास पहला क्वेश्चन कहता है दैट रामा अ पार्टनर टुक ओवर मशीनरी ऑफ रुपीज 50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ लोन ऑफ रुपीज 60,000. मशीनरी वाज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट. हाउ इट विल इफेक्ट टू द रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, चलिए हम बात समझते हैं कि कहानी में क्या ट्विस्ट है बच्चे। एक रामा है कंपनी का पार्टनर, उसने फर्म को लोन दे रखा है 60,000 रुपए का। ठीक है, अब उस 60,000 के बदले उस रामा ने क्या किया, उस पार्टनर ने क्या किया, कंपनी की एक मशीन टुक ओवर कर ली 50,000 रुपए की, और सेटलमेंट पूरा हो गया। ठीक है, अब एक बात आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है या बहुत ध्यान में रखनी है, वो ये है कि हमारी जितनी भी एसेट्स होती है ना, जितनी भी एसेट्स हमारी होती हैं एक्सेप्ट कैश, बैंक या फिर फिक्टिशियस एसेट्स, इनके अलावा जितनी भी एसेट्स होती हैं, डिसोल्यूशन के टाइम पर हमको सारी की सारी एसेट्स ट्रांसफर करनी पड़ती हैं टू द रियलाइजेशन अकाउंट। यानी जितनी भी हमारी एसेट्स है ना, मशीनरी, कंप्यूटर, स्टॉक, वट एवर इट इज, दे ऑल आर नाउ रियलाइजेशन। वो सब रियलाइजेशन है। उनका क्या नाम है बच्चे? रियलाइजेशन। कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। दूसरी बात करें लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज रिलेट करती हैं थर्ड पार्टी को और सेकंड पार्टी को। थर्ड पार्टी कौन हुए? बाहर के लोग, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स यानी बाहर के लोग, बैंक ओवरड्राफ्ट बाहर का, बैंक लोन बाहर का, किसी और से आपने लोन लिया थर्ड पार्टी से, वो ये सब बाहर के लोग हैं। तो ये बाहर के जो लोग हैं इनको हम थर्ड पार्टी कहते हैं, और थर्ड पार्टी की लाइबिलिटीज हम लोग उनको कहते हैं। तो ये भी आपको ट्रांसफर करने होता है टू द रियलाइजेशन अकाउंट। आई बात समझ में? फिर आती है सेकंड पार्टी। सेकंड पार्टी का मतलब हुआ द थिंग्स विच आर बिलोंग्स टू द पार्टनर्स, है ना। बट वो कैसे बिलोंग करेंगे? वो पार्टनर्स के रिलेटिव होते हैं, वो पार्टनर्स के रिलेटिव हुए, उसकी वाइफ, पार्टनर का भाई, पार्टनर की मदर, पार्टनर का ब्रदर, ये सारे लोग पार्टनर्स के रिलेटिव, लेकिन बिल्कुल फैमिली मेंबर होने चाहिए। ये सेकंड पार्टी हुए। सेकंड पार्टी भी ट्रांसफर होती है टू द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यानी जो थर्ड पार्टी है वो भी हमारे लिए क्या बन जाती है? रियलाइजेशन बन जाती है। और जो सेकंड पार्टी है वो हमारे हमारे लिए क्या बनती है? वो भी आपकी सेकंड पार्टी बन जाती है। बट द फर्स्ट पार्टी, पार्टनर इटसेल्फ, अगर पार्टनर की कोई बात है ना, जैसे पार्टनर की कैपिटल फर्म के अंदर होती है या पार्टनर का लोन स्वयं फर्म के अंदर होता है, ये दोनों बातें कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाती। मतलब फर्स्ट पार्टी वाली कोई बात ट्रांसफर नहीं की जाती। हालांकि वो दो ही होती हैं, पार्टनर का लोन और पार्टनर की कैपिटल, ये हम ट्रांसफर नहीं करते। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो रियलाइजेशन भी नहीं बनता। ठीक है, अब यहां पर बात क्या हो रही है कि हमने 60,000 के लोन को सेटल किया 50,000 में एक मशीनरी देकर। ठीक है, अब यहां पर आपके दिमाग में अगर ये बात आ रही हो ना कि अगर हम किसी एसेट्स को किसी लाइबिलिटी के साथ सेटअप करवाएं या सेटलमेंट करवाएं, एक लाइबिलिटी हमने खत्म कर दी बाय गिविंग एन एसेट्स, तो इसकी एंट्री हाल फिलहाल नहीं होती है। हमने सीखा था इसकी एंट्री नहीं होती है। बट बच्चे, जो लाइबिलिटी है वो फर्स्ट पार्टी की ना हो, जो लाइबिलिटी है वो सेकंड पार्टी की हो, थर्ड पार्टी की हो, और इन दोनों को अगर हमने सेटल किया हो एक एसेट देके, इसके एंट्री तो हम नहीं करते, इसके एंट्री तो हम बिल्कुल करते ही नहीं है। तो इसका रिलेशन अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर हमने पार्टनर की किसी लाइबिलिटी को एसेट देकर ट्रांसफर किया, तो यहां पर नो एंट्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। यहां पर आपको एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री देखो, रामाज लोन अकाउंट डेबिट। क्यों रामाज लोन अकाउंट डेबिट? इसलिए गया क्योंकि जो रामा का लोन था वो कंपनी की लाइबिलिटी है, और कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनका क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर है बात? तो रामाज लोन अकाउंट डेबिट किया विद रुपीज 60,000। ठीक है, अब टू रियलाइजेशन, अब मैंने टू रियलाइजेशन क्या है भाई? ये जो मशीन है ना, हालांकि मशीन गई है, व्हाट गोज आउट, मशीनरी गई, लेकिन मशीन मेरे लिए मशीन थोड़ी है बच्चे। मशीन तो मेरे लिए बन चुकी है रियलाइजेशन। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट मैंने किया 50,000, क्योंकि मशीन तो 50,000 की गई है। आ रही बात समझ में? अब आपको देखो इस प्रोसेस में 10,000 का प्रॉफिट होता है।
होता है प्रॉफिट 10,000 का। तो जो प्रॉफिट आपको हो ना किसी लोन को सेटल करने में, स्पेशली पार्टनर्स का लोन सेटल करने में आपको जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट आप दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, यानी एक बार फिर यहां एंट्री होगी टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब उसका कोई कोई तुक नहीं हुआ ना बच्चे, वो दो बार रियलाइजेशन अकाउंट थोड़ी लिखोगे। तो आप रियलाइजेशन अकाउंट एक साथ लिखो विद 60,000। आ रही है बात समझ में? ये इसकी एंट्री होगी। एंट्री की बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भैया रियलाइजेशन अकाउंट में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो जो पहला ऑप्शन है ना बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास कहता है कि रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹60,000, यानी जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो 60,000 रुपए से क्रेडिट होगा। आई बात समझ, मैंने आपको रीजन दे दिया कि कैसे, कि क्या कहानी है। आई बात समझ में? चलिए हम नेक्स्ट वाली कहानी समझे बच्चे। नेक्स्ट वाली कहानी में कहता है दादा, यूवी एंड वीरू वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। देयर बुक शोड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹1 lakh, वर्कमैन क्लेम अकाउंटेड टू ₹60,000। मतलब हमारे पास जो WCR है, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वो 1 लाख रुपए है। इसके अगेंस्ट जो क्लेम आया वो 60,000 रुपए है। तो हाउ इट विल इफेक्ट टू द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फिर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। ओनली ₹40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। और अगला लिखा है कि 1 लाख रुपी विल बी क्रेडिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट एंड ₹6,000 विल बी पेड ऑफ। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है 60,000 विल बी क्रेडिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट एंड विल बी इवन पेड ऑफ बैलेंस ऑफ ₹60,000। और फिर लिखा है कि एंड ₹40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। फिर लिखा है ओनली ₹60,000 विल बी क्रेडिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट एंड विल बी इवन पेड ऑफ। ये कहानी हमको दी है ऑप्शंस के तौर पे। आप जरा देखें आप कहानी में क्या है। बच्चे आपके पास WCR है 1 लाख रुपया, ये आपके पास WCR है 1 लाख रुपए, जिसको हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। ये आपके पास 1 लाख रुपए, इसके अगेंस्ट जो क्लेम आया वो 60,000 रुपए का आया। अब ऐसी सिचुएशन में हमने करना क्या है? WCR देखो, WCR की कहानी में क्या होता है ना, WCR की कहानी के अगेंस्ट आप एक बात देखें। WCR में आपको पूरा क्लियर कर दूं, WCR के रिगार्डिंग हम बात देखें तो 1 लाख का सपोज करो, जैसे कि इस क्वेश्चन में अवेलेबल है 1 लाख रुपए है। अब इस WCR के अगेंस्ट या तो क्लेम होगा या क्लेम नहीं होगा, या तो क्लेम होगा या क्लेम नहीं होगा। नहीं, अब अगर क्लेम नहीं होता है, सपोजिंग यहां तो क्लेम हुआ है, हालांकि अगर क्लेम नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इस 1 लाख रुपए को हम ट्रांसफर कर देंगे टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ये ओल्ड रेशियो में। ये 1 लाख रुपए रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा इस कंडीशन में। अब यहां जो कंडीशन है वहां ये है कि भैया 60,000 का क्लेम आ गया, उसके ऊपर 60,000 का क्लेम आया। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे बच्चे, आपकी जो WCR 1 लाख रुपए की जो WCR थी उसमें से 60,000 का जो WCR है इट हैज बिकम योर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी भी कैसे, थर्ड पार्टी की। समझ में आ रही बात? तो भाई थर्ड पार्टी की जो लाइबिलिटीज है वो ट्रांसफर होती है टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप क्या करेंगे, 60,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे टू द रियलाइजेशन अकाउंट, 60,000 आप पेड ऑफ भी करेंगे। भैया आपको पे भी तो करने पड़ेंगे, जो आपने ट्रांसफर की है लाइबिलिटी वो आप पे भी तो करेंगे। तो आप WCR 60,000 ट्रांसफर भी करेंगे इन द रियलाइजेशन अकाउंट एज अ लाइबिलिटी, और इसकी पेमेंट भी आप करेंगे 60,000 रुपए। बाकी जो 40,000 बचा बच्चे, बाकी जो 40,000 बचा वो अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक बात आपको सीखनी है कि WCR के अगेंस्ट जितना भी क्लेम होगा उतना ही ट्रांसफर होता है, उतना ही पेड होता है। अगर कुछ बच गया तो अमंग द पार्टनर्स बढ़ जाता है। क्लियर है बात? चलिए तो ऑप्शन देखें, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है बच्चे। अब हम देखें तो हमें सी वाला ऑप्शन जो है ना, ₹60,000 विल बी क्रेडिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट एंड विल बी इवन पेड ऑफ। ठीक है, फिर लिखा है बैलेंस ऑफ ₹40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो मैंने आपको विद रीजन सारी कहानी समझा दी। ये बच्चे पूरी पूरी कहानी रहेगी। आई बात समझ में? देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन आप देखें थर्ड वाला, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन मशीनरी अपीयर्स ₹10 lakh and accumulated depreciation for machinery appears ₹6 lakh in the balance sheet of the firm. This machine is taken over by a creditor of ₹5,40,000 at ₹5% below the net value. The balance amount of the creditor was paid through bank. जो बैलेंस बचा वो बैंक के थ्रू पे किया गया है। बाय व्हाट अमाउंट शुड बी द बैंक अकाउंट बी क्रेडिटेड फॉर दिस ट्रांजेक्शंस। ₹60,000 पहला ऑप्शन है, ₹1,60,000 सेकंड ऑप्शन है, 5,40,000 सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन है 4 लाख रुपए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखें एक बार। देखो क्या होता है, कंपनी की एक मशीन है जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपया, क्लियर बात, और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन इस पर लगा रखा है 6 लाख रुपए।
का ये मतलब है ना बच्चे, जो एक्यूमुलेट डेप होता है ना, इस कंपनी पे डेप, सॉरी इस मशीन पे डेप लगाते 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 6 लाख का डेप लगा दिया, 6 लाख का डेप लगा दिया, ये का ये मतलब हुआ कि जो कंपनी की जो ये मशीन है ना, इसकी सही में अब औकात है 4 लाख रुपए की। समझ में आ गई बात? इस मशीन की जो वैल्यू बची ना, वो बची सिर्फ 4 लाख रुपया। भैया आपने एक्यूमुलेट डेप कर रखा है 6 लाख रुपया, मतलब आपने सब डेप लगाते 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 देख लिया आपने, इतना डेप लगा दिया, इतना डेप आपने एक्यूमुलेट कर लिया। का ये मतलब हुआ कि इस कंपनी की जो मशीन है 10 लाख रुपए, उसकी वैल्यू 6 लाख से गिर चुकी है। तो 6 लाख से गिर चुकी है का मतलब हुआ 4 लाख की उसकी वैल्यू बची हुई है। ठीक, अब ये जो मशीन है 4 लाख की बची हुई मशीन, वो क्या किया, वो एक क्रेडिटर ले ली। क्रेडिटर कितने का है भैया? क्रेडिटर है 5,40,000 रुपए का। क्रेडिटर है 5,40,000 रुपए का। उसने ये जो 4 लाख की मशीन बची है वो ले ली। कैसे ली? टू कवर मशीनरी कह रहा है कि एट 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट पे लिखी। अब अगर आप 4 लाख का बच्चे 5% डिस्काउंट निकालेंगे तो इट विल बिकम 20,000 रुपए, है ना? तो यानी जो 4 लाख की मशीन थी बची हुई, उसको भी 20,000 कम पे लिया, तो कितने पे लिया भाई? उसने लिया 3,80,000 रुपए। आई बात समझ में? इस मशीन को, जो मशीन 4 लाख की बची हमारे पास है, उसमें डिस्काउंट लगा के उसने लिया तो 380 का लिया। हमने उस बंदे को देना है अल्टीमेटली 5,40,000 रुपए। उसने हमारी एक मशीन ले ली 3,80,000 में, जिसकी वैल्यू हालांकि 4 लाख रुपए थी, लेकिन उस बंदे ने ये 380 में ही ली। तो हमारे पास कितना बैलेंस और बचा जो देने को है? तो 8 14 यानी 4 में से 1 या 3 या तो 1, यानी 1,60,000 रुपए। ये जो 1,60,000 रुपए हैं, ये थ्रू द बैंक पे हुआ। तो जो बैंक अकाउंट आपका है वो क्रेडिट जाएगा विथ ₹1,60,000। क्लियर है बात? ये इसमें ऑप्शन करेक्ट हुआ बच्चे। ठीक है बच्चे, ये ऑप्शन बिल्कुल इसमें बिल्कुल सही हुआ। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें आप, कहता है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, क्रेडिटर्स ऑफ ₹70,000, फर्म्स कैपिटल इज ₹1,20,000, कैश बैलेंस इज ₹10,000, अदर एसेट्स रिलीज एज ₹1,50,000, गेन ऑब्लिक लॉस इन दी रियलाइजेशन अकाउंट विल बी। आपको ये सारा मामला पढ़ के ये बताना है कि कंपनी को अल्टीमेटली गेन और प्रॉफिट कितना होता है, सॉरी गेन या लॉस, है ना? गेन या लॉस, गेन को हम प्रॉफिट बोल रहे हैं, लॉस आपको अच्छे से पता है। तो हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है अल्टीमेटली इन द रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमको बताना है बच्चे। देखो बच्चों, थोड़ा समझना कहानी। हाँ, तो क्रेडिटर कंपनी के दे रखे हमको 70,000 के, और कैपिटल दी है कंपनी की 1,20,000 रुपए की, और कैश दिया है कंपनी का 10,000 रुपए का। ठीक है बात? फिर कहता है कि जो अदर एसेट्स हैं, मतलब कैश के अलावा जो एसेट्स हैं, वो रिलीज हुए कितने में? 1,50 में वो रिलीज हुई हैं, बिकी है, मतलब पेमेंट आपके पास आई अल्टीमेटली बेचने के बाद। तो हमको इतनी इंफॉर्मेशन से बताना है कि हमको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट होता है कि लॉस, और अगर प्रॉफिट होता है तो कितना होता है, अगर लॉस होती है तो फिर कितना होता है। देखें आप, हम अगर रियलाइजेशन अकाउंट की फॉर्मेट के ऊपर जाएं तो इस तरीके से फॉर्मेट होगा, आई थिंक, है ना? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट हुआ। तो हमें बता दो, साफ साफ देखो, जो चीजें आपको दे रखी हैं, क्रेडिटर आपकी थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी है, तो ट्रांसफर होती है इन द रियलाइजेशन अकाउंट। मेरी बात गौर से सुनिएगा बच्चे, जो क्रेडिटर है वो हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी भी कैसे? थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी। तो भाई ये अमाउंट हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमें ये ट्रांसफर करना पड़ेगा। पहली बात, कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट फर्स्ट पार्टी को बिलोंग करता है, यानी पार्टनर्स की बात करता है। तो पार्टनर्स की जो भी बात होगी, पार्टनर्स की खुद की जो भी बात होगी, वो इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर होता ही नहीं है। तो इस अकाउंट के अंदर इसका इंपैक्ट भी नहीं पड़ेगा, इसका नो इंपैक्ट। ठीक है? बात करें कैश, तो कैश भी भाई ट्रांसफर नहीं होता। कैश अकाउंट हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते ही नहीं है। हमें बताया ना, हम एसेट्स के तौर पर कैश को ट्रांसफर नहीं करते, बैंक को ट्रांसफर नहीं करते, हम फिक्टिशियस एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करते, तो भाई ये भी ट्रांसफर नहीं होगा, इसका भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बात करें अदर एसेट्स रिलीज हुई हैं, बिकी हैं, बिकने की जानकारी हमको दी है, तो बेचने की जानकारी इसी के अंदर हमको रिकॉर्ड करनी पड़ती है। अब देखें आप, ये हमारा डेबिट साइड कहलाता है, ये हमारा क्रेडिट साइड कहलाता है। जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसको जरा पेस्ट आउट करें। कैपिटल को हम ट्रांसफर नहीं करते। क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर का बैलेंस हुआ क्रेडिट, तो बाई साइड ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई क्रेडिटर। ठीक है? बाई मैं आपको विद लॉजिक बता रहा हूँ, बाई क्रेडिटर आप लिखेंगे यहाँ पर 70,000 रुपए के। ठीक है? फिर हम बात करें, यहाँ पे लिखा है एसेट्स रिलीज हुई है 1,50 की, एसेट्स बिकी है। एसेट ट्रांसफर यहाँ होती है, बिकती यहाँ पर है। ठीक है? तो यहाँ पर आप रिकॉर्ड करेंगे बाई बैंक के नाम से। ठीक है? बाई बैंक करेंगे आप। कितना रुपए आया आपके पास एसेट बेचने से? 1,10,000 रुपए आपके पास आया हुआ है बच्चे। ठीक है? अब जो एसेट्स आपने बेची है वो बेची 1,50 की है, लेकिन वो थी कितने की? थी कितने की? वो पता ही नहीं थी कितने की। तो थी कितने की ये निकालो। हमारे पास 11th में एक फॉर्मूला हुआ करता था, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, याद आ रहा है?
एक फॉर्मूला हमारे पास होता था 11th में, पहला चैप्टर था अकाउंटिंग इक्वेशन, वहां पर फॉर्मूला था एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स यहाँ हमको गिवन नहीं है, लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी हमको गिवन है 1,20,000 रुपए, और सॉरी नॉट 1,20,000, लाइबिलिटी हमको गिवन है 70,000 रुपया, है ना। क्रेडिटर के फॉर्म में 70,000 रुपए गिवन है हमको लाइबिलिटी, और कैपिटल हमको गिवन है 1,20,000, तो ये लिखिए 1,20,000 आपने। तो ये आ गई बच्चे, जो आपकी एसेट्स आई वो आई आपकी 1,90,000 रुपए की, 1,90,000 रुपए की। लेकिन इस 1,00,000 में कैश भी इंक्लूड होगा, 1,90,000 में कैश भी तो इंक्लूड होगा, तो कैश को आप रिड्यूस कर दें, क्योंकि हमें कैश नहीं चाहिए होता है, हमें एसेट्स कैसी चाहिए, विदाउट द कैश चाहिए, है ना, एक्सेप्ट द कैश चाहिए। तो 1,80 की हमारी एसेट्स आती हैं, ठीक है। अब किसी का दिमाग ये घूम रहा हो कि सर बैंक वाला ट्रीटमेंट यहाँ क्यों नहीं किया, तो भाई मैं तो सारी पुरानी बात कर रहा हूँ, नई बात तो मैं कोई कर ही नहीं रहा, मैं तो सारी इसी बात के ऊपर देख रहा हूँ, है ना। और बैंक बैलेंस यहाँ अलग से दिया हुआ है, तो बैंक बैलेंस तो इंक्लूड है ही नहीं एसेट्स में, ठीक है। लेकिन कैश वहां पर इंक्लूड था, क्योंकि मैंने पूरा फॉर्मूला एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखा था, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस बैंक को यहाँ शामिल मत करिएगा, हाँ, बैंक भी हमारी एसेट होता है माना मैंने, लेकिन इसको यहाँ पर आप इंक्लूड नहीं करेंगे हाल फिलहाल, ठीक है। बात आई बात समझ में। तो 1,80 की आपकी एसेट्स होती हैं, अगर ये 1,80 की एसेट्स हैं तो ये एसेट्स यहाँ पे ट्रांसफर हुई होंगी टू साइड, ठीक है, टू एसेट्स 1,80,000 रुपए, आई बात समझ में। अब जो हमारे पास जो 70,000 हमने ट्रांसफर किया ना एज अ लाइबिलिटी, इसकी पेमेंट भी तो होती है, और चाहे क्वेश्चन कहे ना कहे पेमेंट तो करनी पड़ती है। तो टू बैंक, आपने बैंक से पेमेंट करी 70,000 रुपए की, क्लियर है बात। अब देखो इंपैक्ट, आप 1,50 और 70 आपका हो गया 2,20,000, ये आपका इनकम वाली साइड है या खर्चे वाली साइड, तो इनकम साइड तो आपका 2,20,000 रुपए आ रहा है, इनकम वाली साइड आपका 2,20,000 रुपए आ रहा है, क्लियर है। खर्चे वाली साइड देखें, यहाँ आ रहा है 2.5 लाख रुपया, यहाँ आ रहा है 2.5 लाख रुपया, तो 2.5 लाख यहाँ भी आएगा और 2.5 लाख यहाँ भी आएगा, जो बड़ा फिगर है वही तो रिपीट होगा। तो 2.5 लाख रुपए आपका खर्चा हुआ, लेकिन 2,20 की सिर्फ इनकम हो पाई, तो कितने का लॉस, 30 का लॉस। तो आपको अल्टीमेटली इस ट्रांजेक्शन में या इस इवेंट में 30 का लॉस होता है इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट। होप सो क्लियर हुआ होगा। तो ऑप्शन देखें, अगर कोई 30 वाला ऑप्शन है ना बच्चे, लॉस के तौर पर कोई ऑप्शन है, तो वही डी वाला ऑप्शन बिल्कुल 30,000 आपको दिखा रहा है कि भैया आपको लॉस हुआ पड़ा है। चलिए हम बात करते हैं 5th वाले क्वेश्चन की। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज ₹8,000 was settled by giving a computer of ₹13,000 which was completely written off from the books. The journal entry passed for this will be। बच्चे तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 8,000 रुपए की, वो सेटल कर दी गई बाय गिविंग द कंप्यूटर ऑफ ₹13,000, सेटल कर दी गई, यहाँ सेटल फुल सेटलमेंट कर दिया गया, मतलब एक लाइबिलिटी को सेटल किया है बाय गिविंग एन एसेट्स, ठीक है। हालांकि वो राइट ऑफ कर दी थी, वो बात की बात है, भाड़ में जाए मुद्दा। हमने कहीं ना कहीं कर क्या रखा है, हमने एक एसेट्स को देकर एक लाइबिलिटी का पेमेंट करवा रखा है, तो इस केस में एंट्री नहीं होती। आई बात समझ, जब भी आप किसी लाइबिलिटी को आप भुगतान करें, किसी लाइबिलिटी को सेटल आउट करें बाय गिविंग दी एसेट्स, उस बात की एंट्री हम लोग नहीं करते। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हुआ ना बच्चे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखें आप, उसमें लिखा है कि नो एंट्री, तो भाई एंट्री नहीं होगी। आई बात समझ में, तो एंट्री करने की गलती यहाँ बिल्कुल नहीं करनी है, यहाँ पर सेटलमेंट लिखा हुआ है क्योंकि। चलिए फिर हम बात करें डी वाले क्वेश्चन की। कहता है कि लता, मेहू एंड नमिता वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and losses in the ratio 3:1. They decide to dissolve the firm on 31st March 2023. इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपनी फर्म को डिसॉल्व करवाएंगे, और क्रेडिटर टुक ओवर स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹80,000 at 80% in the settlement of our account of ₹90,000. The amount, the balance amount was paid to the creditors by check. The amount paid by check to the creditor will be। अब ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इसमें आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। उससे पहले हम क्वेश्चन को ब्रेक करें, समझें एक बार। देखो सिंपल सी कहानी समझते हैं, क्वेश्चन को मैं ब्रेक करूं ना, क्वेश्चन में मोटा मोटा ये दे रखा है कि हमारी कंपनी का स्टॉक है 80,000 रुपए का, ठीक है, और कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं वो 90,000 रुपए के हैं, ठीक हो गया। क्या करा, ये जो क्रेडिटर्स हैं इनने स्टॉक लिया एज अ पार्ट पेमेंट, लेकिन इनने स्टॉक रख लिया अपने पास, कितने में लिया, 80% पे लिया। वो 80,000 का जो स्टॉक था ना, वो 80% पे लिया। तो अब 80 का 80% कितना होता है भाई, 80,000 इंटू 80 अपॉन 100, इट विल बिकम 64,000। तो इन्होंने 64,000 में ले लिया हमारा 80,000 वाला स्टॉक। अब 80,000 वाला स्टॉक लिया 64,000 में, का ये मतलब हुआ कि 90,000 में से 64,000 का सेटलमेंट हो गया, जिसकी एंट्री नहीं होती है।
हमने देने थे 90,000 रुपए, हमने दिए 80,000 रुपए, लेकिन उनने एक्सेप्ट करे वो 64,000 रुपए की फॉर्म में। तो अल्टीमेटली हमने 64,000 रुपए दिए, तो 90,000 की लाइबिलिटी जो है उसमें से 64,000 रुपए बाई गिविंग दी स्टॉक सेटल कर दिया गया। इसकी एंट्री तो होगी नहीं। अब जो बैलेंस है उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो भाई 90,000 आपने कुल देने थे, 64 आपने दे दिए, तो अभी कितने रहेंगे, है ना, ये रहेंगे आपका 26,000 रुपए। तो 26,000 की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो 26,000 से आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखें आप, तो वहां पर वो कह रहा है भाई कितना हम पेमेंट करेंगे, ये वाला ऑप्शन जो है ना। तो 26,000 को हमको बच्चे पे करना पड़ेगा। चले हम 7th वाला क्वेश्चन देखें, तो कहता है कि सानिया, सार्थक एंड नित्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:1. They decide to dissolve the firm on 31st March 2023. On this date, the firm had debtor amounting rupees 3 lakh and provision for doubtful debts है इनके पास 30,000. On dissolution के टाइम पे क्या हुआ, डेटर्स ऑफ रुपीज 20,000 प्रूव्ड बेड, 20,000 के जो डेटर हैं वो बेड प्रूव हो गए, एंड रिमेनिंग डेटर रिलीज एट 90%. तो अमाउंट रिलीज फ्रॉम द डेटर विल बी, यानी ये जो डेटर है इनको बेच कर कितना पैसा कंपनी के पास आया अल्टीमेटली, आपको ये बताना है बच्चे। ठीक है, देखो बच्चे सिंपल सी कहानी हो क्या है, पूरे क्वेश्चन में अगर हम कहानी पे जाए ना, तो कहानी इतनी सी है कि किसी कंपनी की जो डेटर्स है ना, कुल मिलाकर वो 3 लाख रुपए के हैं। क्लियर है बात। और जो पीबीडी है, वो पीबीडी इनका है 30,000 रुपए। अब जो पीबीडी है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, जो अंदाजन आपने सेव करके रखा हुआ है, मतलब आपने अपनी सेविंग में से कुछ पैसा रिजर्व करके रखा हुआ है विद द नेम ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इतने डेटर आपके बुरे हैं या डूबेंगे ही डूबेंगे। मतलब आप ये रिजर्व क्यों बनाते हो, ये रिजर्व आप इसलिए बनाते हो ताकि अगर आपके डेटर्स फ्यूचर में पैसा ना दें आपको, अगर आपको नुकसान अगर कहीं से हो जाए तो आप उस नुकसान की रिकवरी यहां से कर पाओ। तो श्योर थोड़ी होता है कि नुकसान होगा, आप तो अंदाजन लगा रहे हो, तुक्का मार रहे हो। ठीक है, तो 30,000 पे आपने प्रोविजन कर रखा है, लेकिन यहाँ पे कहता है कि जो 20,000 के डेटर्स हैं प्रूफ्ड बेड, वो बेड प्रूफ हो गए, मतलब आपके 3 लाख के डेटर्स हैं अल्टीमेटली। पीबीडी बिल्कुल अलग रखिए, पीबीडी बिल्कुल अलग चीज है, पीबीडी बिल्कुल अलग चीज है बच्चे। ठीक है, तो पीबीडी को अलग रखिए। 3 लाख के डेटर आपके हैं, उसमें से 20 के आपके हो गए बेड प्रूफ, तो कितने का रहे, 280 के बचे आपके डेटा बचे 280 के। ठीक है, इसको इंक्लूड मत करिएगा बच्चे, बिल्कुल इंक्लूड मत करिएगा, क्योंकि पीबीडी एक सेविंग है। आप ये मानकर चल रहे थे कि हमें नुकसान होगा, ठीक है, अपने डेटर्स से उनको नुकसान होगा, अगर नुकसान होगा तो उसकी रिकवरी हम कर सकते हैं। हालांकि इस 20 की रिकवरी जो आपको नुकसान हुआ ना 20,000 रुपए, इसकी रिकवरी तो आप कर लोगे, लेकिन डेटर आपके 3 लाख के थोड़ी बच जाएंगे। फिर आपके डेटर 3 लाख के थे, 20 के बेड प्रूफ हो गए, 20 का जो नुकसान हुआ यहाँ से पीबीडी से कवर कर लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन क्या आपके डेटर 3 लाख के ही रहेंगे तब भी नहीं ना, 280 के हो जाएंगे ना। तो डेटर आपके 280 के हो गए, इनटू ये रिलीज होता है 90% पर, ये रिलीज हुए 90% वैल्यू पर, जो भी रिमेनिंग डेटर्स थे वो 90% वैल्यू पर रिलीज हुए। तो अगर आप देखें तो 9,972 कैरी 5 18 और ये 25, तो 2,52,000 रुपए आपके रिलीज होंगे अल्टीमेटली। आपके पास 2,52,000 रुपए आने वाले हैं इनको बेच के। ठीक है, चलिए देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हुआ। ठीक है, हम बात करते हैं 8th वाले क्वेश्चन की। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, यानी रियलाइजेशन अकाउंट में कौन कौन सी बातें ट्रांसफर होती हैं ये आपको बताना है बच्चे। कोड्स आपको दे रखे हैं। उसके बाद पहले देखो ऑप्शन आपका है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पार्टनर्स लोन अकाउंट, जनरल रिजर्व, गुडविल। अगर हम बात करें ना बच्चे कौन कौन सी बातें ट्रांसफर होती हैं, यहाँ क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो भाई कौन कौन ट्रांसफर होता है, पहले बात करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बिल्कुल ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हम आए ना जो हमने सॉल्व किया, क्या है, डेटर थे कंपनी के 3 लाख के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट थे 30,000 रुपए के। तो ये जो डेटर है अपनी बुक वैल्यू यानी 3 लाख पे ट्रांसफर होते डेबिट साइड। ठीक है, और जो ये पीबीडी था, ये पीबीडी इसी के अगेंस्ट एक रिजर्व था, तो ये पीबीडी एज अ लायबिलिटी ट्रांसफर होता है इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, हमने सीखा है अच्छे से कि अगर किसी एसेट्स के अगेंस्ट कोई रिजर्व क्रिएट हो तो जो रिजर्व है वो लायबिलिटी मानते हुए ट्रांसफर होता है, और जो एसेट्स है वो एसेट्स मानते हुए अपनी बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो यानी जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है बच्चे वो तो ट्रांसफर होता है, पहली बात। फिर कह रहा है पार्टनर्स लोन अकाउंट, बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होता। पार्टनर्स की कोई बात, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो गया, पार्टनर्स का लोन अकाउंट हो गया, बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होता इन द रियलाइजेशन अकाउंट। बात करें जनरल रिजर्व की, नहीं ट्रांसफर होता। जनरल रिजर्व हमेशा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो हर एक चैप्टर में बांट दिया जाता है, वो साला यहां रहे या कहीं और रहे। ठीक है, गुडविल बिल्कुल ट्रांसफर होती है। तो यहां अल्टीमेटली मुद्दा ये हुआ कि जो
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, एक तो वो ट्रांसफर होता है, और जो डी वाला ऑप्शन है, डी जो गुडविल लिखा है वो भी ट्रांसफर होता है। अब कोड देखें, ए एंड डी, पहला ऑप्शन सही है, ए एंड डी ट्रांसफर होता है, बाकी ट्रांसफर नहीं होते। आई बात समझ में? देखते हैं नाइन्थ वाले क्वेश्चन पे। नाइन्थ वाला क्वेश्चन कहता है कि ऑन द डे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, रूप ब्रदर्स हैड पार्टनर्स कैपिटल अमाउंटिंग रुपीज 1,50,000, यानी इनके पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो 1,50,000 रुपए है, और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है वो 35,000 रुपी है, कैश बैलेंस है 8,000 रुपए, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो डेबिट दिखा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस दिया फिर डेबिट दिया, मतलब कि लॉस दिखा रहा है 7,000 रुपए की। इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको दे दिए 5,000 और 25,000। 5,000 आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है और 25,000 आपका लॉस ऑन द रियलाइजेशन है, ठीक है, रिस्पेक्टफुली। द अमाउंट रिलीज बाय सेल ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स को बेचकर कंपनी ने अल्टीमेटली कितना पैसा कमाया ये आपको बताना है, ठीक है बात। देखो बच्चों, तो कहानी को ब्रेक करते हैं, समझते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली हमको मुद्दा क्या दिया हुआ है, हमको दिया कि कैपिटल कंपनी की 1,50,000 रुपए है, लाइबिलिटीज हैं एक्सटर्नल 35,000 रुपए हैं, और कैश हमारे पास है 8,000 रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लेकिन डेबिट दे रखा है, मतलब कि लॉस दे रखी है 7,000 रुपए की, और रिलेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 5,000 रुपए के, और रिलेशन का लॉस आपको दे रखा है 35,000 रुपए का। तो हमको ये बताना है कि एसेट्स कितने में रिलीज हुई, अल्टीमेटली इस कंपनी की जो एसेट्स है वो कितने में रिलीज हुई, हमको ये पता करना है। सबसे पहले तो आप ये पता करो कि भाई एसेट्स की वैल्यू थी कितनी, वो रिलीज कितने में हुई तो बात की बात है, कितने में बिकी है तो बात की बात है, लेकिन आपकी एसेट्स थी कितने की ये तो बता करो पहले। तो एसेट्स को निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्लियर है बात? तो एसेट्स देखो, लाइबिलिटीज कितनी है, लाइबिलिटीज अगर हम देखें तो लाइबिलिटीज हैं 35,000, ये है आउटसाइड लाइबिलिटीज, या इसने कहा कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं वो आपके हैं 35,000 रुपए की, तो ये रखी हमने, ठीक हो गया। प्लस कैपिटल की अगर बात देखें तो वो 1.5 लाख की कैपिटल हमारे पास है 1.5 लाख रुपए कैपिटल। तो अल्टीमेटली जो आपकी एसेट्स बन गई वो बन गई 1,85,000 रुपए की। ये आपकी कुल मिलाकर जो एसेट्स आई वो 1,85 की आई बच्चे, ठीक है। लेकिन हमको एसेट्स कैसे चाहिए होती है, विदाउट कैश चाहिए होती है, ठीक है। अगर हम बात करें ना रियलाइजेशन अकाउंट से संबंध जिनका हुआ वो उन एसेट्स का हुआ जो कैश तो एटलीस्ट नहीं होती, यानी कैश हमको नहीं चाहिए, तो आप कैश माइनस करेंगे। एक बात आ रही है बात समझ में? दूसरा भी बात और देखें, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, जो डेबिट साइड या डेबिट बैलेंस इसका दिखा रहेगा 7,000 रुपए, आपको याद होगा आपकी बैलेंस शीट में ये प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस है डेबिट साइड शो होता है, मतलब कि एसेट साइड शो होता है, ठीक है, होता ना एसेट साइड शो, तो ये लॉस भी आपको लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये भी हमको नहीं चाहिए, फिक्टिशियस एसेट्स हो गई। आ रही है बात समझ, कनेक्ट कर पा रहे हो आप? मैंने कहा जो आपका लॉस होता है ना बच्चे, लॉस, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस देखें एसेट साइड दिया रहता है, कई बार वो लॉस होती है, और वो लॉस असल में क्या है, एसेट्स के तौर पे आपको दिखा रहे कि एसेट्स है क्या, वो नहीं है ना एसेट्स, वो आपके है फिक्टिशियस एसेट्स, तो हमको कैश भी नहीं चाहिए होता है, फिक्टिशियस एसेट्स भी नहीं चाहिए होती है, इसलिए लेस कर रहा हूं, ठीक है। तो 1,85 आपका अल्टीमेट मुद्दा आया। कैश हमारे पास है बच्चे 8,000 है, और 7,000 हमारे पास लॉस है, तो ये हो गया 8, 7, 15, इन दोनों को ऐड करके 15 हुआ, तो एक जैसे अगर इनको घटाओगे तो बनेगा 1,70। तो 1,70 की असल में आपकी एसेट्स आ रही हैं, आपके जो एसेट्स हैं वो असल में 1,70 की। आप जरा देखें, अगर हम रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखें ना बच्चे, अगर हम रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखें तो फॉर्मेट में क्या कहानी होती है, हमारी जो एसेट्स हैं वो डेबिट साइड ट्रांसफर होती है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे टू एसेट्स, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट 1,70 हमने ये लिखा। अच्छा, अब हमें को क्या क्या गिवन है, लाइबिलिटीज गिवन है, तो लाइबिलिटीज को हम यहाँ पे लिखते हैं, बाय लाइबिलिटीज लिखते हैं, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 35,000 रुपए की लाइबिलिटी हमारे पास है भाई, ये भी हमने लिख दी। अच्छा, कैश हम ट्रांसफर करते ही नहीं है ना, कैश हम ट्रांसफर करते ही नहीं है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम ट्रांसफर करते नहीं है। फिर हमारे पास है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो ठीक है, टू बैंक पे करते हैं ना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपके पास है बच्चे 5,000 रुपए, ये आपकी पे करेंगे, प्लस जो आप लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हैं उनकी पेमेंट भी आपको करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमने लिखा ये जो लाइबिलिटी है उसकी पेमेंट भी आपने करी 35,000 की, ठीक है, तो अल्टीमेटली पेमेंट हो गई 40,000 रुपए की। क्लियर है बात, है ना। उसके बाद आपको पता है भाई रिलेशन अकाउंट में लॉस हुआ पड़ा है 35,000 रुपए का, और लॉस हम यहाँ शो करते हैं, लॉस को हमको यहाँ शो करना पड़ता है, तो हम लॉस यहाँ पे दिखा रहे हैं बच्चे, वो लॉस है आपकी कितने की, लॉस आई थिंक 25,000 रुपए की है ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने 35 लिख दिया गलती से शायद, तो लॉस आपकी है बच्चे 25,000 की करेक्टली, है ना। तो लॉस आपकी 25,000 रुपए की है, तो 25,000 रुपए आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, लॉस आपने यहाँ लिखी 25,000 रुपए, सारा डेटा आपने फिट कर दिया। अब देखो जरा, ये जो डेटा ना 1,70 और 40 से आ रहा है 2,10,000 रुपए, आ रहा 2,10,000 रुपए, 2,10,000 यहाँ भी आएगा भाई, 2,10,000 अगर वहां आ रहा है 2,10,000 यहाँ भी तो आएगा,
है ना। अब 2,10,000 में से 35 प्लस 25 कितना होता है, 5 10 3 5 6 60,000 रुपये होता है। 2,10 से अगर आप 60,000 रुपये लेस करेंगे तो बनेगा 1,50। तो 1,50 क्या है फिर, ये 1,50 कहाँ से आया यहाँ, तो 1,50 आया है एसेट्स को बेच के, ये है एक अमाउंट 1,50 की एसेट्स आपने बेची होंगी, तो ये इसका आंसर है बच्चे 1,50। ठीक है, तो इस तरीके से कर रहे हैं इसको सॉल्व, काफी शानदार तरीका है ये सॉल्व करने का। ठीक है बच्चे, चलो हम नेक्स्ट अगर देखें तो 10th वाला क्वेश्चन कहता है कि इफ द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सीड द क्रेडिट साइड देन इट सिग्निफाइज, बताओ, लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। तो अगर डेबिट साइड बड़ा होगा तो क्या आएगा, लॉस आएगा ना। ये जो डेबिट साइड है वो एक्सपेंसेस वाली साइड है, लॉस वाली साइड है। तो अगर ये बड़ा आ गया तो लॉस आएगा, ये बड़ा आएगा तो प्रॉफिट होगा। यानी क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो प्रॉफिट आएगा और डेबिट साइड बड़ी आएगी तो लॉस होगा। तो यहाँ वो क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो भाई इट सिग्निफाइज लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हुआ बी वाला ऑप्शन, लॉस ऑन रियलाइजेशन, सही आंसर हुआ। फिर बात करें 11th वाले क्वेश्चन की। 11th वाला क्वेश्चन कहता है पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म दैट डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, एसेट्स अदर देन कैश एक साथ इनके पास है और कैश इनके पास 25,000 रुपए का है, टोटल लाइबिलिटीज है 1,75 की, ऑन डिसोल्यूशन एसेट्स रिलीज हुए 1,25 की, लाइबिलिटी पेड हुई है 1,40 की। ठीक है बच्चे, तो नेट प्रॉफिट और लॉस आपको निकालनी है कि अल्टीमेटली प्रॉफिट और लॉस कितना आता है ये बताओ। ठीक है बात है ना आपसे। एसेट्स कंपनी की 1,60 की, अदर देन कैश है, ये कैश आपका 25,000 का, लाइबिलिटीज आपकी 1,75 की हैं और एसेट्स रिलीज हुई हैं, बिकी हैं 1,25 में, लाइबिलिटीज का पेमेंट हुआ है 1,40 का। ये आपका क्वेश्चन है। तो ये पूरा जो सिनेरियो है इसे पढ़कर ये बताना है कि अल्टीमेटली कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये हमको बताना है। जरा देखें एक बार, हमारी जो डेबिट साइड है ना, रिलेशन अकाउंट में आपको बना के दिखा रहा हूं, हालांकि बहुत ज्यादा नीट तो नहीं है बट फिर भी एक बार इसके थ्रू आप समझें। ये डेबिट साइड भी है, क्रेडिट साइड भी। यहाँ हम क्या करते हैं, एसेट्स यहाँ भेजते हैं डेबिट साइड। तो जो एसेट्स है 1,60,000 की मैंने यहाँ भेज दी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या काम होता है, जो लाइबिलिटीज हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो जो लाइबिलिटीज है ना, लाइबिलिटीज 1,75 जो है वो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी। ठीक है, और क्या काम होता है यहाँ पे जो लाइबिलिटीज हम की पेमेंट होती है, तो भाई यहाँ लाइबिलिटी की पेमेंट बता रही है कि 1,40, तो मैंने 1,40 भी यहाँ पे लिख दिया। एसेट्स भेजने का काम यहाँ पे होता है डेबिट साइड, लाइबिलिटीज की पेमेंट या जो भी पेमेंट आप करोगे वो इस साइड करोगे, टू साइड, तो ये मैंने लिख दिया। इस साइड क्या होता है, इस साइड आपको लाइबिलिटीज ट्रांसफर करनी होती है, इस साइड आपको लाइबिलिटी ट्रांसफर करनी होती है, इस साइड पे करनी होती है। और एसेट्स अगर आप बेचोगे तो उनका भी अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, अल्टीमेटली मुद्दा आपको सब दिया हुआ है। तो जो 1,75 की लाइबिलिटी मैंने वो ट्रांसफर करी और 1,25 की आपकी एसेट्स भी की मैंने वो ट्रांसफर करी, तो इन दोनों को जोड़कर आ रहा 3 लाख रुपए और इन दोनों को जोड़कर भी 3 लाख रुपए आ रहा है। तो बोथ साइड टोटलिंग इक्वल आ रही, भाई यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे 3 लाख। अब दोनों डेबिट क्रेडिट अगर इक्वल हैं तो प्रॉफिट और लॉस कुछ होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है, नो प्रॉफिट नो लॉस, दिस वन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका डी वाला। आई बात समझ में, समझते हैं हम 12वां क्वेश्चन। At the time of dissolution of the firm, there is a loan from partner outstanding in the balance sheet. Partner's loan is paid after payment of outside liabilities. What journal entry is recorded on the books of account at the time of dissolution of the firm? बच्चे ठीक है, तो बच्चे देखो क्या होता है ना, सिंपल सी बात क्या है, जो पार्टनर है, पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया है वो कभी भी रियलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि हम उसको ट्रांसफर नहीं करते, हम उसको कभी भी ट्रांसफर नहीं करते, तो वो भाई रियलाइजेशन होता ही नहीं है। तो जिन जिन भी एंट्री में आपको रियलाइजेशन दिखा रखा है वो तो कैंसिल आउट हो गई है ना। यहाँ पे क्या होगा, लोन दिया बंदे ने हमको, वो क्रेडिट रहा होगा किसी जमाने में, जब उसने हमको दिया तो भाई हमारी लाइबिलिटी था, वो हमारा क्रेडिट बैलेंस वाला हुआ। जब उसकी पेमेंट हम लोग करेंगे तो उस बंदी के लोन को हम डेबिट करेंगे। तो हमने पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट किया और पेमेंट हमारे बैंक से जाएगी टू बैंक। तो इसकी जो एंट्री होती है ना सही में, वो होती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये ऑप्शन इसमें सही होगा। देखो ऑप्शन कोई अगर है तो बिल्कुल ये ऑप्शन यहाँ पर है बच्चे। 13 वाला क्वेश्चन अगर हम देखें बच्चे, वहां पर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी फर्म को डिसॉल्व करने का मोड कौन सा नहीं है, कौन सा रीजन नहीं है फर्म को डिसॉल्व करवाने का। ठीक है बच्चे, तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट फर्म डिसॉल्व होती है। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इसके कारण भी आपकी फर्म डिसॉल्व होती है। डिसोल्यूशन बाय कोड, अगर कोड ही ऑर्डर देते कि भाई फर्म को डिसॉल्व करवा, तो बिल्कुल फर्म डिसॉल्व करवानी पड़ेगी। और चौथा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखो जो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट है, बाय हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है, डिसोल्यूशन ऑफ बाय कोड है, तो ये तीनों रीजन है फर्म को डिसॉल्व करवाने के। लेकिन जो चौथा रीजन है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो रिटायरमेंट लेने से फर्म डिसॉल्व नहीं होती बल्कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। ठीक है, पता होगा आपको, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हुआ।
हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है 14 वाला, ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो भाई गुडविल कहां पे ट्रांसफर होती है? पहले तो गुडविल होता है ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट में होता है, ये आपका देखो रियलाइजेशन अकाउंट है, ट्रांसफर होता है रियलाइजेशन अकाउंट में गुडविल। एसेट से एसेट ट्रांसफर होती है, हाँ, किस साइड? डेबिट साइड। एसेट यहां पर ट्रांसफर होती है ना, तो यहां पर गुडविल होगी, ट्रांसफर तो डेबिट साइड। तो आंसर देखें अगर कोई ऐसा है, ठीक है, तो लिखा है सी वाला, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये ऑप्शन सही हुआ। 15 वाली बात करें, लास्ट क्वेश्चन आज का, एज द टाइम ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन इफ रियलाइजेशन amount of an assets is not given, the realization value should be taken as book value, market value, nil, none of this। देखो क्या होता है ना, सपोज करो, मैं यही एक एग्जांपल लेता हूँ, ये एसेट सपोज करो 160 की कोई एसेट दे रखी है, इस एसेट का नाम हमने रखता है सपोज करो कंप्यूटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर दे रखा मान लिया हमको 160 का, तो ट्रांसफर करोगे, बिल्कुल ट्रांसफर करोगे, किस साइड करोगे? इस साइड। यहाँ पे लिखोगे आप टू कंप्यूटर, आप लिख दोगे इसको डेबिट साइड टू कंप्यूटर करके, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं है इसको बेचने का, ये रिलीज हुआ या नहीं हुआ, या ये बिका या नहीं बिका, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो क्या करोगे? नहीं बेचोगे इसको, बेचोगे। समझ में आ रही है ना, मैंने आपको नोट्स में करवाया था, जब मैंने आपको डिसोल्यूशन पढ़वाया, पहली वीडियो में सारी कहानी बताई हुई है, पहली वीडियो में, कि भैया अगर एसेट्स आपने ट्रांसफर करी है और अगर उसको बेचने का जिक्र क्वेश्चन में नहीं है, तो आप बेचोगे, किस पर बेचोगे? उसकी बुक वैल्यू पर, जितने का ट्रांसफर हुआ है उतने का बेच भी देना है। हालांकि अगर क्वेश्चन कहेगा कितने का बेचना है, 140, 120, 60, 70, जो क्वेश्चन कहेगा उसके हिसाब से आप चलेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे, साइलेंट हो इस पर, तो भाई आप इसको इसकी बुक वैल्यू पर बेचते हैं, ठीक है। बात यही क्वेश्चन पूछ रहा है क्या करेंगे करके, तो हम उसको कैसे बेचेंगे बच्चे? वो बुक वैल्यू पर रिलीज होगी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन हुआ। आई बात समझ में? चलिए बच्चे, तो ये 15 क्वेश्चन थे, बड़े मजेदार क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए हो, कनेक्ट कर पाए हो। बढ़िया थे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आते हैं बच्चे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, हैव अ गुड डे।